को दवाई देने, सबके लिए खाना बनाने के चक्कर में आज ममता को काम पर जाने में देरी हो गई। वो काम पर पहुंची तो सेठानी उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगी, मिल गई महारानी को फुर्सत काम पर आने की, कब से राह देख रही हूँ, चल अब जल्दी से काम पर लग जा। जी सेठानी जी। ममता घर के कामकाज में जुट जाती है। कुछ देर बाद, अरे ओ महारानी, तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी हुई है, जल्दी हाथ चला, अभी वो दोनों कमरे भी बाकी हैं। सेठानी जी कर तो रही हूँ, अगर जल्दी जल्दी काम करूंगी तो फिर आप ही कहेंगी कि सफाई ठीक से नहीं हुई। बड़ी जुबान चलने लग गई है तेरी, कल से ना मेरे घर पर काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सेठानी जी, आप मुझ गरीब के पेट पर क्यों लात मार रही हैं? मेरा सारा घर मेरे भरोसे ही चलता है। सेठानी उसे काम से निकाल देती है। ममता रोते हुए घर लौट आती है। वो जैसे ही अंदर पहुंचती है, बाहर से उसके दोनों बच्चे भागते हुए आते हैं। चलो ना माँ, चलो ना, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। ओफो बच्चों, क्या हुआ? वो उसे आंगन में ले जाते हैं जहाँ क्यारी में ढेर सारे करेले लगे हुए थे। ये देखकर ममता भी हैरान रह गई। वाह बच्चों, ये तो कितने सारे करेले हैं, ऊपर से कितने ताजे भी। सचमुच आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई। माँ, अब जल्दी से हम दोनों के लिए करेले के पकौड़े बना दो। करेले के पकौड़े? हाँ, मेरा दोस्त है ना मोनू, उसने बताया था कि जब भी वो अपने गांव जाते थे, कैसे उसकी दादी उनके लिए करेले के पकौड़े बनाती थी। हाँ, वो तो मेरी माँ यानी कि तुम्हारी नानी भी बनाती थी। मैंने कभी बनाए तो नहीं, लेकिन हाँ, आज अपने बच्चों के लिए जरूर बना कर देखूंगी। ममता को हल्का हल्का याद था कि कैसे उसकी माँ करेले के पकौड़े बनाया करती थी, इसीलिए वो करेले तोड़कर, उन्हें छीलकर, धोकर, फिर बेसन मिलाकर उसमें मसाले डाल देती है और उन्हें तल लेती है। जब वो अपने बच्चों को और अपने पति को खाने को देती है तो वो लोग तो खुशी हो जाते हैं। वाह ममता, क्या स्वादिष्ट पकौड़े बने हैं। हाँ माँ, इनका तो जवाब ही नहीं, क्रिस्पी क्रिस्पी, करारे करारे। ऊपर से कड़वाहट तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तभी वहाँ ममता की पड़ोसन सुनीता आ जाती है। बच्चों को पकौड़ों की तारीफ करते सुनकर वो भी ममता से कहकर पकौड़े चखती है। करेले के पकौड़े खाकर तो उसका मन ही खुश हो जाता है। वाह ममता, क्या कमाल के पकौड़े बनाए हैं तूने, और ये सिलबट्टे पर पीसी हुई चटनी का तो जवाब ही नहीं। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि करेले के पकौड़े भी इतने टेस्टी हो सकते हैं। क्यों री ममता, आज से पहले तूने कभी नहीं खिलाया मैं ये करेले के पकौड़े बनाकर। क्या करूं सुनीता, जब से इनकी तबीयत खराब हुई है, पैसे कमाने की ऐसी होड़ लगी है कि कुछ दिमाग में रहता ही नहीं है। काम मिल जाए तो 2 पैसे कमा लूं और अपना घर चला सकूं। अब देखो ना, सेठानी ने बेवजह ही मुझे काम से निकाल दिया। इसीलिए तुम्हारा बेटा बबलू मिला था तो मैंने उसे कहा था तुम्हें यहाँ भेजने के लिए। सुनीता बहन, अगर कहीं कोई काम हो तो बताना। तू सच कहती है, हम गरीबों के लिए तो सबसे ऊपर काम ही है। मेहनत करेंगे तो 2 पैसे कमा पाएंगे। कहीं कोई काम होगा तो मैं तुझे बताती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ अब। वैसे ममता, एक और पकौड़ा मिलेगा क्या? कैसी बात करती हो सुनीता बहन, तुम एक क्या 4-4 पकौड़े खाओ, और ये लो थोड़े से बबलू के लिए भी लेती जाओ चटनी के साथ। सुनीता पकौड़े लेकर जाने लगी, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने ममता से कहा, ममता वैसे तूने इतने अच्छे पकौड़े बनाए हैं, चटनी भी कमाल की है, और मुझे लगता है लोगों ने आज तक ऐसे कमाल के पकौड़े खाए नहीं होंगे। क्यों ना तुम करेले के पकौड़े बनाकर ही बेचो। बबलू के पापा तो चले गए, लेकिन उनका ठेला अभी भी घर के बाहर पड़ा है। तुम चाहो तो ठेले पर करेले बनाकर बेच सकती हो, और कहीं काम मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन तब तक तुम ये काम भी कर सकती हो। ये कहकर सुनीता वहां से चली गई। अगले दिन से ममता फिर काम की तलाश में लग गई, लेकिन नौकरी थी कि कहीं उसे मिल ही नहीं रही थी। धीरे धीरे उसके बचत के पैसे भी खत्म होने लगे। अब उसने करेले के पकौड़े बनाकर बेचने का फैसला किया। वो सुनीता के पास जाती है। तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है ममता, अब तू तो जानती है कि आजकल नौकरियां रखी कहाँ हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो बहन। वैसे पक्का ना, मैं करेले के पकौड़ों का काम खोल लूं ना? हाँ ममता, और तुझे कोई मदद की जरूरत होगी तो मैं करूंगी मदद तेरी। ठीक है, तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, और बबलू के पापा का ठेला भी मुझे चाहिए होगा। हाँ हाँ, तू बस काम शुरू कर, बाकी सब मैं देख लूंगी। मैं तेरे बनाए हुए टेस्टी करेले के पकौड़ों की तारीफ सबसे करूंगी। सुनीता ने कुछ पैसे ममता को दिए, जिससे वो जरूरी सामान ले आई। फिर अगले दिन से ठेले पर पकौड़े बनाकर बेचने लगी। आइए आइए, गर्मा गर्म करेले के पकौड़े और सिलबट्टे की बनी हुई चटनी खाइए। लेकिन करेले का नाम सुनकर कोई उसके ठेले पर आ ही नहीं रहा था। करेले के पकौड़े? अरे छी, करेले की कड़वी सब्जी तो बड़ी मुश्किल से खाई जाती है, फिर करेले के पकौड़े कैसे खाएं?
पहले दिन तो उसकी बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। उस रात उसने घर पर खाना नहीं बनाया और सबने मिलकर घर पर वो बचे हुए करेले के पकौड़े ही खाए। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अगले दिन फिर से उसने अपने आंगन में लगे करेले तोड़े और उनके पकौड़े बनाकर बेचने लगी। तभी उसके पास एक शुगर पेशेंट आई। करेले के पकौड़े? रोज रोज इस मुँहे शुगर को कम करने के लिए करेले का जूस तो मैंने बहुत पी लिया, लेकिन आज करेले के पकौड़े भी खाकर देख लेती हूँ। बेटी, कितने की है प्लेट? माँ जी, सिर्फ 20 रुपए। अच्छा, तो एक प्लेट लगा दे। जी माँ जी। ममता ने जल्दी से करेले के पकौड़े सिलबट्टे पर बनी हुई चटनी के साथ उस बूढ़ी अम्मा को परोसे, तो उनको खाकर तो वो खुशी हो गई। इतने लाजवाब पकौड़े तो पनीर, प्याज, आलू के भी नहीं होते जितने टेस्टी ये करेले के पकौड़े बने हैं। सचमुच बेटी, तुम्हारे हाथों में तो कमाल का जादू है। ये बात सुनते ही ममता खुश हो गई। तभी थोड़ी दूरी पर खड़े 2 यूट्यूबर वीडियोस शूट कर रहे थे, जिसमें उन दोनों की बात भी रिकॉर्ड हो गई। करेले के पकौड़े। यार रोहन, हमें यूं किसी भी गरीब पर हंसना नहीं चाहिए। क्या पता उनके करेले के पकौड़े सचमुच लाजवाब हो। चलना हम चलकर उनकी वीडियो शूट करते हैं। क्या पता ऐसे ही ये करेले के पकौड़े वाली फेमस हो जाए और हमारी वीडियो भी हिट हो जाए। ये सोचकर वो दोनों करेले के पकौड़ी वाले के पास गए और अपना मोबाइल फोन से शूट करने लगते हैं और उससे सवाल पूछते हैं। क्या आपको लगता है कि करेले के पकौड़े खाने भी कोई आएगा? ऐसी क्या खास बात है आपके इन पकौड़ों में? एक बार आप भी खाकर देखिए, फिर बताइए क्या कोई दोबारा इन्हें खाने यहाँ आएगा या नहीं। वो दोनों जैसे ही करेले के पकौड़े खाते हैं तो खुश हो जाते हैं और लाइव टेलीकास्ट करते हुए कहते हैं, वाह, सचमुच बहुत ही अच्छे बने हैं ये करेले के पकौड़े। दोस्तों, आप सब भी इनके ठेले पर आइएगा और इनके करेले के पकौड़े जरूर खाइए। उनके काफी सारे सब्सक्राइबर थे। करेले के पकौड़ों के नाम से ही कुछ अलग तरह का खाना खाने की इच्छा रखने वाले लोगों की भीड़ उसके ठेले पर लग जाती है और 20 रुपए करेले के पकौड़े तो हर कोई खाना चाहेगा। उस रोज उसके सारे करेले के पकौड़े बिक गए। शाम को सारा सामान समेटकर जब वो घर आती है तो उस दिन वो बहुत खुश थी। ममता, कैसा रहा आज का दिन? आप यकीन नहीं करेंगे जी, आज मेरे सारे पकौड़े बिक गए। आज जितनी भीड़ थी, अगर कल भी उतनी ही भीड़ रही तो इसके लिए मुझे और पकौड़े बनाकर बेचने होंगे। अगले दिन ममता फिर ठेले पर पकौड़े बेचने लगी। उसके पास अब दूसरे गांव से भी लोग आने लगे। देखिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ स्पेशली आपके ये करेले के पकौड़े चखने। ये कड़वे तो नहीं है ना? टेस्टी तो होंगे ना? आप बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छे लगेंगे आपको ये पकौड़े। उस लड़की ने भी वो करेले के पकौड़े खाए तो वो बहुत खुश हुई। अब ममता के ठेले पर करेले के पकौड़े कुछ ही घंटों में खत्म हो जाते। उसकी खूब कमाई होने लगी। उसने सुनीता के पैसे भी लौटा दिए और कुछ समय बाद खुद की दुकान खोल ली, जिससे वो खूब कमाई करने लगी। जानकी एक गरीब विधवा महिला थी जो पनीर के पराठे बनाकर बेचा करती थी। ऐसे ही एक रोज जानकी अपना ठेला लेकर घर आती है तो उसका बेटा गौरव उससे कहता है, माँ, आज कितने पैसे कमाए तुमने? मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। बेटा, कल ही तो तुझे पैसे दिए थे। माँ, आपको तो पता ही है ना कितनी महंगाई है, और वैसे भी मैं आपका इकलौता लड़का हूँ। कल भी ये पैसे मेरे ही काम आएंगे। बेटा, मुझे अभी तेरी शादी के लिए भी पैसे रखने हैं। वो मैं नहीं जानता। एक तो आपने वैसे भी मेरे दोस्तों में मेरी बेइज्जती करवा रखी है। आपको पता है, सब मुझे गरीब पनीर पराठे वाली का बेटा बोलकर कितना चिढ़ाते हैं। आप कुछ ढंग का काम भी नहीं कर सकती हो क्या? बेचारी जानकी रोते हुए चुपचाप उसे कुछ पैसे निकाल कर दे देती है। वो पैसे लेकर गौरव वहां से चला जाता है। हे ऊपर वाले, ये तूने मुझ पर कैसा अत्याचार किया है। पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर गरीबी की मार मुझ पर डाल दी, और अब मेरे बेटे को अपनी माँ के काम पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। जानकी धीरे धीरे अपने काम से कुछ पैसे जोड़ लेती है। साथ ही दूसरी तरफ गौरव बुरी संगत में फंस जाता है और निधि नाम की एक तेज तर्रार लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। वो अक्सर गौरव से नई नई चीजों की डिमांड करती थी, जिसके लिए गौरव अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे लेता था। एक रोज जानकी काम से लौटते वक्त गौरव और निधि को एक साथ देख लेती है। बेटे, वो लड़की कौन थी और उससे तेरा रिश्ता क्या है? वही जो एक लड़के और लड़की का होना चाहिए। मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन कौन माँ बाप तुझ निकम्मी को अपनी बेटी देंगे? माँ आप हो तो पनीर पराठे का ठेला लगाकर इतना तो कमाई लेती हो कि मेरा और मेरी बीवी का पेट पाल सको। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर निधि से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ।
अपने बेटे की खुशी के आगे जानकी झुक जाती है और निधि के माता पिता से जाकर दोनों का रिश्ता पक्का कराती है। कुछ दिनों में वक्रतुंड शादी हो महाकाय जाती है। सूर्यकोटि सब। लेकिन निधि बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की थी। वो अपनी सास जानकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन जानकी, बहू, सारा दिन ठेले पर खड़े रहकर और अकेले काम करके मैं थक जाती हूँ। अब से तू भी मेरे साथ चला कर ठेले पर। दोनों सास बहू अच्छे से मेहनत करेंगे और ऊपर वाले ने चाहा तो अपना ढाबा खोल लेंगे। मैं, और वो भी पनीर पराठे वाले के ठेले पर। सासू माँ, आपका दिमाग तो घास चढ़ने गया है। मैं उस 2 टके के ठेले पर काम करूंगी, वो सिर्फ आपको ही शोभा देता है। सारा दिन घोड़े गधे की तरह काम करती हो, लेकिन फिर भी आपकी इज्जत धेले भर की नहीं है। ये मत भूलो बहू कि उसी 2 टके के ठेले की वजह से तुम और तुम्हारा पति 2 वक्त का खाना खा पा रहे हैं। इतना कहकर जानकी काम पर चली जाती है, लेकिन उसकी ये बात निधि को गुस्से से लाल कर देती है। धीरे धीरे वो गौरव को उसकी माँ के खिलाफ भड़का देती है और एक दिन ऐसा आता है जब वो दोनों जानकी से अलग हो जाते हैं। मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। इस बुढ़ापे में मुझे तुम दोनों की जरूरत है। मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मत जाओ मुझे छोड़कर। आखिर क्यों रुके आपके साथ? आपके इस ठेले के अलावा और है ही क्या? मैं अपने पति को अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी, फिर हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिएंगे। इतना कहकर दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं और बेचारी जानकी अकेले रह जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। जानकी अब और बूढ़ी हो चली थी, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करती रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ गौरव की अब तक कोई नौकरी नहीं लगी थी। साथ ही निधि भी गर्भवती हो जाती है, जिस कारण वो कर्ज के बोझ तले दबते जाते हैं। ऐसे ही एक शाम कुछ गुंडे उनके घर आकर धमकी देते हैं। ओए गौरव, ओए तूने हमें बहुत बेवकूफ बना लिया बे। आज तो हम अपने पैसे लेकर ही जाएंगे। तभी वो गुंडे उनके साथ हाथापाई करने लगते हैं, जिसमें निधि को धक्का लगता है और वो पेट के बल गिर जाती है। तभी वहां जानकी आ जाती है और वो अपने बेटे का सारा कर्ज चुका देती है। साथ ही गौरव और जानकी निधि को अस्पताल ले जाते हैं, जहां निधि का गर्भपात हो जाता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी सास से माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अब अपने बच्चे को खोने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि एक माँ को उसके बेटे से अलग करके मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैंने कभी आपकी कदर नहीं की और आपने आज मुसीबत के वक्त हमारा साथ दिया। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही काफी है बेटा। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, काम बस इज्जत से करना चाहिए। इसके बाद गौरव और निधि फिर से जानकी के साथ रहने लगते हैं। जानकी ने गौरव को बढ़िया से पनीर के पराठे बनाना सिखा दिया। अब जानकी घर पर आराम करती और गौरव पनीर पराठे का ठेला लगाने लगा, तो वहीं निधि अब घर का कामकाज संभालती। जानकी की तरह गौरव के हाथ के पनीर के पराठे भी सबको बहुत पसंद आते हैं और उसका काम अच्छा चलने लगता है। कुछ समय बाद गौरव खुद का ढाबा खोल लेता है, जिसका नाम वो गरीब पनीर पराठे वाली रखता है, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है।